नमस्कार साथियों। आज कहानी सुनेंगे यहाँ वहाँ हर कहीं। अंजना वर्मा की लिखी कहानी बताएंगे आपको। उस दिन शाम को 5 बजे ही संजीव ऑफिस से वापस आ गया था। लिफ्ट से ऊपर जाकर उसने अपार्टमेंट की घंटी बजाई तो रोज की तरह दरवाज़ा नहीं खुला और बाहर खड़ा इंतजार करता रहा। फिर दूसरी और तीसरी बार भी बजाई तो दरवाज़ा वैसे ही बंद रहा। तब उसे लगा कि उसके पापा कहीं चले गए हैं। यदि भीतर होते तो फौरन दरवाज़ा खोलते, लेकिन उन्हें मालूम भी तो नहीं था कि उस समय वह आ जाएगा, वरना वे बाहर नहीं जाते। उसने अपने पिता रविंद्र बाबू को कॉल किया। हेलो पापा, आप कहाँ हैं? रविंद्र बाबू नुक्कड़ वाली स्नैक्स की दुकान में खड़े समोसे खा रहे थे। उन्होंने सोचा कि संजीव ऑफिस से फ़ोन कर रहा है, इसलिए इत्मीनान से बोले, संजीव कहो किस लिए फ़ोन किया? यदि वे जानते कि संजीव बाहर खड़ा है तो इस तरह शांति से बात न करते। उनकी आवाज़ में घबराहट खुली होती। घर पहुंचने के लिए बेताब हो जाते। संजीव ने कहा, आप कहाँ हैं? मैं इस गली की स्नैक्स वाली दुकान में समोसे खा रहा हूँ, तुम दोनों के लिए भी लेता आऊँगा। उनकी आवाज़ में वही शांति बरकरार थी। संजीव ने कहा, अच्छा लेते आइएगा, पर अभी आइए, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ। यह सुनते ही वे बेचैन हो गए। बोले, वो आ गए क्या? अच्छा, मैं आ रहा हूँ तुरंत। उनकी आवाज़ में खुशी घुल गई थी। संजीव ऑफिस से आ गया और सुनकर उन्हें बड़ा अच्छा लगा था। बच्चों का घर लौटना उन्हें अपरिमित खुशी दे जाता था, क्योंकि उनके आसपास पसरा हुआ सन्नाटा दूर हो जाता था। जल्दी जल्दी मुंह चलाकर वे मुंह में भरे समोसे के निगलने लगे। समोसे खाते हुए दुकानदार से बोले, अच्छा 4 समोसे और पैक कर दो। यह कहकर वे हाथ से पेपर प्लेट थामे हुए दूसरे हाथ से अपनी जेब में बटुआ टटोलने लगे। पर बटुआ तो लेकर चले ही नहीं थे, तो मिलता कैसे? टटोलते टटोलते महसूस हुआ तब तक हाथों में कुछ खुदरे नोट आ गए थे। उन्होंने उंगलियों में थाम कर दुकानदार की ओर बढ़ाते बोले, लो भाई, पैसे ले लो, मैं बटुआ तो घर पर ही भूल गया। दुकानदार ने नोट थामते हुए कहा, कोई बात नहीं थी, पैसे फिर मिल जाते। रविंद्र बाबू लगभग रोज वही स्नैक्स की दुकान पर आते, कुछ कुछ खाते, इसी से दुकानदार उन्हें पहचानता था। शाम के 4 बजते ही खाने से अधिक बाहर निकलने की इच्छा जोर मारती। बाहर आकर लोगों को चलते फिरते आते जाते देखते तो उन्हें लगता कि उनकी नसों में भी खून दौड़ रहा है। तब अपने हिस्से के अकेलेपन में निष्क्रिय हुआ दिमाग पूरी तरह सक्रिय हो उठता। तरह तरह के ख्याल दिल की धड़कनों के साथ गूंज जाते और पूरी जिजीविसा से भर उठते। रविंद्र बाबू ने पेपर प्लेट डस्टबिन के हवाले किया। पेपर नैपकिन से हाथ पोंछते हुए समोसों का पैकेट उठाया और चल दिए। 4 कदम चले होंगे तो मुंह में उसे स्वाद ने याद दिलाया कि पानी पीना तो भूल ही गए। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, घर जाकर ही पी लेंगे। अभी बेचारा संजीव घर के बाहर खड़ा होगा, थका मांदा। यही स्थिति बड़ी खराब होती है कि घर पहुंचो और घर में ताला बंद, पास में चाबी नहीं। संजीव ने एक चाबी सुरुचि को दे रखी थी और दूसरी वह खुद रखता था। सुरुचि ऑफिस से पहले ही घर पहुंच जाती थी, अतः चाबी उसके पास रहनी चाहिए थी कि उसे इंतजार न करना पड़े। अभी पापा के आने पर उसने अपने वाली चाबी पापा को दे दी। रविंद्र बाबू वहां पहुंचे तो देखा संजीव बैग लिए खड़ा है। उन्होंने अपनी जेब टटोल कर चाबी निकाली। संजीव ने कहा, चाबी उनके हाथ से ले ली, क्योंकि वह जानता था कि उन्हें चाबी की होल में घुमाने में समय लगेगा। उन्हें डबल लॉक वाले डोर खोलने की आदत नहीं थी। दरवाज़ा खुलकर संजीव ने अपना बैग सोफे पर डाला और बैठ गया। रविंद्र बाबू ममता भरी आंखों से देखते हुए सोच रहे थे कि बेचारे बच्चे 12-12 घंटे बहुराष्ट्रीय कंपनियों में खटते हैं, तब जाकर एक मोटी पगार घर में आती है। इन्हीं रुपयों से सब कुछ होता है, नहीं तो शहर में एक कोठरी भी ना हो पाए। उन्होंने पूछा, चाय पियोगे? बना दूं? संजीव ने कहा, नहीं, कॉफ़ी पी कर आया हूँ ऑफिस से, और आपसे मैं चाय बनवा कर पीऊँगा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, सुरुचि अब आती होगी, वह तो बनाएगी ही। करीब घंटे भर बाद सुरुचि आई। वह भी संजीव की तरह ही थकी हुई थी। आते ही अपने कमरे से लगे बाथरूम में हाथ मुँह धोने चली गई। फिर चाय बनाकर एक कप संजीव और रविंद्र बाबू के सामने रख दी और अपना कप हाथ में लेकर टीवी धीमी आवाज़ में खोलकर बैठ गई। संजीव लैपटॉप पर व्यस्त हो गया। बाबू ने टोका, तुम्हें ऑफिस में कम काम था कि यहाँ आकर वे लैपटॉप में सिर खपाने लगे? संजीव ने कहा, पापा आप नहीं समझिएगा, इससे कितनी सारी बातें हल हो जाती, सारा काम ही हो
ही हो जाता है इससे। यह सुनकर रविंद्र बाबू बहुत कुछ प्रशंसा का चलत भरी दृष्टि से देखने लगे। सुरुचि को शायद टीवी के प्रोग्राम अच्छे नहीं लग रहे थे, वह अपने कमरे में उड़कर चली गई। यही दृश्य हर शाम का हुआ करता था। सवेरे का बिल्कुल इससे उल्टा। 9 बजते बजते संजीव और सुरुचि दोनों ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे। तब वो घर में वे ही अकेले बच जाते। पिंजरे में पैर बंद मैना की तरह छटपटाने लगते। कभी पेपर पढ़ते, कभी कोई पत्रिका उठते, कभी टीवी ऑन करते। इन सब से जब ऊबते तो सो जाते। यहाँ किसी से उनकी जान पहचान न थी, न अपना कोई दोस्त ही था कि उसके यहाँ बैठकर कुछ वक्त गुजार लेते। उन्हें अपने बेटे के पास आए हुए 1 महीना हो गया था। एक नई दिनचर्या से उन्हें गुजरना पड़ रहा था। ऐसा न था कि वो कभी अपना घर शहर छोड़कर बाहर नहीं रहे। जब तक नौकरी में रहे कई जगहों पर गए, कितने तरह के लोग और उनकी संस्कृति से मिलना जुलना हुआ। पर तब की बात और थी। एक पूरा परिवार था, पत्नी, छोटे छोटे बच्चे। दफ्तर से आते तो अपने को सबसे घिरा हुआ पाते। चारों ओर चहल पहल का माहौल। अब वह बात न थी। अब उनकी पत्नी गुजर चुकी थी, साथ साथ एक लंबा वक्त भी। सदा बदलती रहने वाली दुनिया ने इतना बदल दिया था कि उनकी ज़िंदगी को पहली बार जब वे महानगर में आए थे, उन्हें अजीब लगा था। यहाँ तो सारे दिन दरवाज़ा बंद रहता है। कई घंटे एकांत में बिताते हुए वे एक इंसान का चेहरा देखने को तरस जाते हैं। जिस रात को वे आए, उसके सवेरे आपस में कुछ बातचीत भी ना हुई और बेटा बहू दफ्तर चले गए तो वे बेचैन होने लगे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। खुश हुए कि चलो भाई आया, शायद पड़ोसी हो। पर पड़ोसी क्या, दूसरे लोक में रहते थे। उनके फ्लैट भी दिन भर बंद रहते। शाम के वो मियाँ बीवी थके मांदे लौटते तो बंद घर धुलता। उन्हें यह सब नहीं मालूम था। तभी सोच बैठे कि पड़ोसी आया होगा। खुश होकर दरवाज़ा खोला था उन्होंने। सामने खड़ा था नेपाली रसोइया। उन्हें याद आया कि जाते जाते सुरुचि बोल गई थी, पापा जी नेपाली खाना बनाने आएगा तो मर्जी हो बनवा लीजिएगा। वह चाय कॉफ़ी भी बना देगा। नेपाली को देखकर वो मुस्कुरा कर उठे और बोले, तो तुम प्रीतम हो? हाँ साहब, उसने कहा था। ठीक है, जाओ, मुझे सुरुचि ने तुम्हारे बारे में बताया था। आप भैया के पापा हो ना? हाँ, मुझे मालूम है। भाभी जी बोला था कि आप आएगा। वह पूरे अधिकार के साथ भीतर चला आया। उनकी ओर घूमकर बोला, क्या खाओगे आप? जो रोज़ बनाते वही बना दो, रविंद्र बोले। इतना सुनते हुए अपने काम में मशगूल हो गया। वे पास के सोफे पर बैठे हुए सिंक से पानी निकलने की आवाज़, कढ़ाई में सब्जी छोंके जाने की छनक, प्रेशर कुकर की सीटी, कढ़ाई और छलनी की आपसी ठनक मनन सुनते रहे। मुश्किल से 20 मिनट बीते होंगे कि नेपाल ने सारा खाना तैयार करके टेबल पर लगा दिया। उसके बाद बाहर जाते हुए बोला, दरवाज़ा बंद कर लो साहब। रविंद्र बाबू उसके काम की तेजी को देखकर अवाक हो गए। भला इतनी जल्दी खाना कैसे बन गया? वे जितना चकराए उतना ही उदास भी हुए। उसे बाहर निकलते देखकर सिरकिनी खोलकर चला गया था और वो पीछे उसकी पीठ निहारते रह गई। वाह, आया भी और चला भी गया। क्या बनाया होगा उसने? डाइनिंग टेबल पर उसने कैसरोल्स को उन्होंने खोल कर देखा। पूरा उत्तर भारतीय खाना था, एक भी आइटम कम नहीं। दाल चावल सब्जी के साथ सलाद और चटनी तक बना कर रख दी थी उसने। रसोइया को आया देखकर उसके मन में एक छिपी आशा जगी थी कि उन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होगी। कुछ वहाँ पूछेगा, कुछ वे पूछेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे उस महानगर में रहते रविंद्र बाबू ने सीख लिया था कि कैसे समय बिताया जाए। वे अपने मित्रों को कॉल करते, देर तक मोबाइल बातें करते रहते। जब तक बातें होती रहती उन्हें लगता कि वे चलती फिरती जीती जागती दुनिया से जुड़े हुए हैं, वरना इस शहर के अनजाने चेहरों के समुद्रों में एक भी पहचाना चेहरा उन्हें नजर नहीं आता था। तब उनकी मनस्थिति भटके हुए जहाज की हो जाती। कहाँ जाएं, क्या करें, सब कुछ अपरिचित। अटूएक एकाकीपन। अकेले रेल या बस में सफ़र करना उन्हें कभी बुरा नहीं लगा था, बल्कि कभी कभी तो उन्होंने इसे एंजॉय भी किया था, एकदम भीड़ भाड़ से मुक्त। परंतु अपना विधुर जीवन जीते हुए उन्हें लगता था जिंदगी का एकाकी सफ़र रेल या बस का सफ़र नहीं, जो इसका लुत्फ उठा लिया जाए। इसे जो जीता है वही समझता है। जीवन संगिनी के गुजर एक अर्था हो गया था। पत्नी की ज़रूरत जितनी पहले थी उससे कम आज नहीं थी, बल्कि उन्हें लगता था कि अभी उसका होना अधिक ज़रूरी था। अब उसकी ज़िंदगी क्या थी? एक सूखे पत्ते की तरह उड़कर वे यहाँ से वहाँ चले जाते थे। जिधर हवा ले गई उधर ही उड़ गए। अपना कोई वजूद ही नहीं रह गया था। वे यहाँ पर अपने परिचित बनाने की कोशिश करने लगे। शुरू में सिक्योरिटी गार्ड, दुकानदार और सब्जी वालों से
ही कुछ ज़रूरत से अधिक बातें करने लगे थे ताकि उन्हें पहचाने। जाते जाते दोस्ताना नज़रों से उन्हें देखते। धीरे धीरे आसपास के लोग उन्हें जानने लगे थे। इन्हें अच्छा लगता था जब कोई आंखों से पहचान लिए उनकी ओर देखता और उनका हालचाल पूछ लेता। घर में सब्जी लाने का काम उन्होंने अपने जिम्मे ले लिया था। इसी बहाने लोगों से कुछ बात भी हो जाएगी। बातचीत करके थोड़ा प्रफुल्लित महसूस करते थे। फिर भी पूरे दिन की लंबाई में पसरा हुआ समय नहीं कटता था। खाना बन जाता था, कपड़े धुल जाते थे, काम खत्म है। खाना लगा हुआ, खाएं या ना खाएं, निपट अकेले रहते हुए खाने की इच्छा भी दब जाती थी। कुछ करके समय को टुकड़ों में काटने की कोशिश जी जान से जारी रहती। फ्लैट के पूरे में आजने का मंदिर था। कभी कभी उधर निकल जाते। उत्तर की ओर बड़ा सुंदर गणेश मंदिर था। शाम को टहलते किसी दिन उधर भी निकल जाते। दर्शन करके बाहर आते तो वही प्रांगण में बेंच पर शांति के साथ बैठकर समय बिताते। इतना करने के बाद भी समय बिताना मुश्किल था, खासकर दिन का। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब बालकनी में रखे गमलों में पानी डाल दिया करें, कुछ समय इसमें भी कटेगा। यही सोचकर उन्होंने सुरुचि से एक दिन कहा था, बेटा इन गमलों को मैं ही सींच दिया करूँगा, जब तक मैं हूँ तब तक तुम बाई को मना कर दो। सुरुचि बोले थे, पापा जी आप सींचेंगे तो बाई की आदत खराब हो जाएगी, गमले सींचना उसका काम है। यह सुनकर रविंद्र बाबू चुप हो गए थे। ठीक ही तो कह रही थी, वाह, अब 2 दिन के लिए बाई की आदत क्यों खराब कर जाए। उस दिन बेटा बहू के दफ्तर जाने के बाद उन्होंने अखबार उठा लिया था। अखबार की एक खबर पर नज़र दौड़ाने लगे। रोज की वे सारी बातें, राजनीतिक उथल पुथल, अपराध, उसमें भी बलात्कार। मन चिड़चिड़ा गया। एक भी खबर ऐसी नहीं थी कि मन खुश हो। उन्होंने अखबार को एक और रख दिया। पत्रिकाएं तो पहले ही पढ़ी जा चुकी थी। अकेले बैठकर सोचने के लिए क्या किया जाए। तभी कमरे से बाहर लगे गमलों की ओर उनका ध्यान गया। उन्होंने रोपे हुए पौधों को देखकर सोचने लगी, इन्हें देखकर तो पता ही नहीं चलता कि क्या मौसम है। सभी मौसम में एक सा ही रहते हैं, क्या जाड़ा, क्या गर्मी और क्या बरसात। फूलों को निहारने लगे। तभी वे चौंके। नहीं, उनका सोचना सही नहीं था। अभी वजन थे। कुछ पौधे में सुआ पंखी कोपलें फूट रही हैं। देखकर अपने अकेलेपन में भी वे मुस्कुराने लगे। गौर से देखने के लिए अपना चश्मा ठीक कर वे पौधों पर झुक गए। वाह, कुदरत का करिश्मा। फूलों को सब पता है। उन्हें मालूम है कि वसंत आ रहा है। इस महानगर को मालूम ना हो कि काम और जाम को फर्क पड़े या ना पड़े, अपनी मौन आवाज़ में कह रहे हैं कुछ। इनकी सुनता भी कौन है। वे उन पौधों से बात करने लगे। बोले, तुम बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ। मुझे भी मालूम है मेरे दोस्त की वसंत आ गया है। अचानक उन्हें लगा जैसे कितने सारे नन्हे मुन्नों से घिरे हुए हैं। इनके इर्द गिर्द कितने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। उनकी बाहें हैं, बाहें नहीं पंख है, हरे हरे पंख। वे सब ढूंढ रहे हैं आकाश, हवा और उजाला। वे अपने को तितली जैसा मलका महसूस करने लगे। कितनी हल्की हो गई थी उनकी सांसें। उन्होंने चारों ओर नज़र घुमाई। हवा और आकाश को काटती हुई ऊंची बिल्डिंगें थी, पर उस बालकनी में थोड़ा आकाश था। उसका खुलापन था, थोड़ा जीवन था, थोड़ी ताजगी, थोड़ी संजीवनी। हाँ, अब यही बैठेंगे वे, हवा और आकाश से बातें करते हुए। यहीं से दुनिया भी दिखती है, लोग भी दिखते हैं। अब रोज़ उनके बैठने की प्रिय जगह वही बालकनी हो गई थी। वे रोज़ ध्यान से एक एक पौधे को देखते। पौधों से निकले हुए अंकुर हर दिन थोड़ा बड़े हुए लगते। एक सरसों के बराबर उगा अंकुर छोटी छोटी पत्तियों में खुलने लगा था। देखते देखते कितनी ही धारी पत्तियाँ निकल आई थी। पौधे झबरीले हो उठे थे। उस दिन वे शाम को सब्जी लेकर लौटे तो मन न होते हुए भी टीवी खोल दी। अचानक उन्हें अपने जबड़ों में दर्द महसूस हुआ। फिर वह टीसता चला गया और इतना बड़ा कि दवा की ज़रूरत महसूस होने लगी। फ़ोन करके संजय को कहना चाहा कि लौटते हुए वह दवा लेता आए, पर उसे आने में भी देर थी। दांत का दर्द इस तरह बर्दाश्त से बाहर हो चला था कि संजीव के आने तक वे इंतजार नहीं कर सकते। इस स्थिति में वे उन्हें ही दवा लेने के लिए निकलना पड़ेगा। किसको कहते, घर में था कौन। अतः वे दवा लाने चल दिए। दवा की दुकान नज़दीक ही थी। शाम की स्याही घेरने लगी थी। सड़क पर वाहनों की आवाजाही बनी हुई थी। किनारे चलने वाले पदयात्रियों को भी कमी नहीं थी। इसी भीड़ में रविंद्र बाबू खींचे हुए चल रहे थे। कभी कभी उनका हाथ अपने दुखते हुए जबड़ों पर चला जाता। दर्द और भीड़ ने उन्हें इस तरह जकड़ लिया था कि उन्हें लगने लगा कि न जाने किस दुनिया में वे आ गए हैं। गाड़ियों की हेडलाइट से आंखें चौंधिया जा रही थी। वे सड़क पार करने के लिए एक और खड़े थे। तभी एक स्कूटर उन्हें मारती हुई निकल गई। इसके बाद कि उन्हें नहीं मालूम। आंखें खुली तो अस्पताल के बेड पर थे। बगल में खड़ी नर्स इंजेक्शन देने की तैयारी कर रही थी और संजीव पास में था। उन्हें होश में आया देखकर उसने पूछा, कैसे हैं पापा। पैरों में बहुत दर्द है और दांत में भी। हुआ है मुझे, उन्होंने कराते हुए कहा। संजीव बोला, आपको स्कूटर से धक्का लग गया था।
हाँ, अभी याद आ रहा, मैं दवा लाने निकला था क्योंकि दाँत में बहुत दर्द हो रहा था। एक स्कूटर मुझे मारते हुए निकल गई थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं गिर गया था। आप स्कूटर के धक्के से गिरकर बेहोश हो गए थे। या तो अच्छा हुआ कि वहाँ के कुछ लोगों ने आपकी पहचान लिया और आकर सिक्योरिटी गार्ड से कहा। उसी ने मुझे खबर की। रविंद्र बाबू सुनकर चुप रहे। उन्हें अब वह दुर्घटना याद आने लगी थी। संजीव ने कहा, पापा, आपने दवा के लिए मुझे फ़ोन कर दिया होता, आप स्वयं क्यों निकल गए? रविंद्र बाबू ने कराते हुए कहा, दर्द इतना था कि मैं तुम्हारे आने का इंतजार नहीं कर सकता था। संजीव बोला, खुशकिस्मती से आप बच गए पापा, आपको कुछ होता था तो? तभी रविंद्र बाबू भी यही सोच रहे थे कि वे भाग्य से बच गए। उनके पैरों की हड्डियां भी सही सलामत थी। वे डर गए और सोचकर कि अपाहिज भी हो जा सकते थे। तब उन्हें देखता कौन? अस्पताल से आने के बाद उन्होंने संजीव के यहाँ कुछ दिन की और बिताए। अब वे सवेरे सैर के लिए उस समय जाते जब सड़क पर वाहन नहीं रहते थे। दुर्घटना के डर से बाहर न निकलते यह भी संभव न था। इसलिए वाहनों से बचते हुए फ्लैट से निकलकर स्नैक्स वाली दुकान से होते हुए अगले दौराहे तक जाते, फिर मुख्य सड़क को पकड़ते जिस पर बहुत कम गाड़ियाँ चलती थी। साथ ही वह चौड़ी भी थी। वे सड़क की दोनों लगे पेड़ों को पहचानते हुए जाते। यह सिरिस है, यह गुलमोहर है, या अमलतास है, या लेगेंटेसिया है, और न जाने क्या क्या। इस तरह वे एक एक अजीब आनंद से भर जाते। वे सोचने लगते कि यदि ये पेड़ ना होते तो न जाने दुनिया कैसी लगती, धरती कैसी दिखती, शायद केस रहित स्त्री की तरह क्रूर। एक दिन कुछ झिझकते संजीव से बोले, बेटा, अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पर रहते। संजीव ने कहा, क्यों? कुछ समय और रहिए ना हमारे साथ। क्या तकलीफ़ है आपको यहाँ पर? तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं, तुम लोग इतना ध्यान रखते हो मेरा। फिर भी बहुत दिन हो गए बाहर निकले हुए, अब जाऊँगा। ठीक है, अगले सप्ताह के लिए टिकट करा दो। हवाई अड्डे पर रविंद्र बाबू में टाली लुटकाते हुए निकल रहे थे तो एक परिचित चेहरा सामने की भीड़ में खड़ा इनका इंतजार कर रहा था। ड्राइवर असलम ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर उनके हाथ से ट्राली ले ली। कार पर बैठते हुए उन्होंने अपने सर को पिछली सीट से टिका दिया था। कार पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर बढ़ी जा रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। कार शहर से गुजरती हुई गंतव्य की ओर मुड़ गई, जो 2.5 घंटे की दूरी पर स्थित था। सड़क के दाएं बाएं धूल में नहाए पेड़ पौधे खड़े थे। महुआ की महक समेटे हुए खुली हवा आई और प्राणों में उतर गई। घर के कमरे में दाखिल होते ही सन्नाटे ने उनके लिए बाहें फैला दी। उन्होंने सन्नाटे को आलिंगन से भर लिया। आगोश से छूटकर सन्नाटे ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया रविंद्र। रविंद्र बाबू ने कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। कहानी समाप्त हुई दोस्तों। नमस्कार।